किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। नए साल के पहले दिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में ग्रामीणों से किया संवाद। मनरेगा की खामियों को किया उजागर, जनता को गिनाए जी राम जी योजना के लाभ। कहा सरकार को हर हाल में देना होगा काम, वरना बेरोजगारी भत्ता होगा अनिवार्य। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किया राज्य स्तरीय समिति का गठन। ये समिति चयनित जिलों में समयबद्ध वित्तीय संसाधन की उपलब्धता और विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी तालमेल करेगी सुनिश्चित। उत्तर प्रदेश में किसान तेजी से जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। जैविक खेती बन रही है किसानों की आय दोगुनी करने का एक ठोस जरिया। राज्य के गंगा किनारे बसे जिलों में नमामि गंगे योजना के तहत प्राकृतिक खेती को दी जा रही है सर्वोच्च प्राथमिकता। ठंड, कोहरे और हिमपात की तिहरी मार से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले की ग्राम पंचायत लोणी बुद्रुक में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की खामियों को उजागर करते हुए जनता के लिए जी राम जी योजना के लाभ गिनाए। उन्होंने कहा कि पहले बेरोजगारी भत्ते के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सरकार को हर हाल में काम देना होगा और अगर काम नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब गांवों में रोजगार, जवाबदेही और जन भागीदारी सुनिश्चित होगी। पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें बेरोजगारी भत्ते की बात लिख तो दी गई, लेकिन उसके लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं थे। इसमें यह सुनिश्चित कर दिया है कि मांगने पर, और काम भी मांगेंगे तो लिख के देंगे काम, और आप काम मांगेंगे तो ऑन रिकॉर्ड होगा वो। तो आपने ऑन रिकॉर्ड काम मांगा, रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हर तरह की सुविधा किसानों को प्रदान की जाएगी। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए कहीं ड्रेनेज का सिस्टम बनाना है तो वो भी बनेगा। अगर और कोई प्रावधान करना है प्राकृतिक आपदा में राहत देने के लिए, तो ये नियम काम नहीं करेंगे। उस योजना को रिलैक्स करके हम ज़्यादा दिन भी रोजगार दे सकते हैं। और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, मान लीजिए कहीं नाले का पानी, इस बार ऐसी बारिश आई कि कितना नुकसान हो गया, हमारे शेतकारी जानते हैं उनकी दिक्कत और कितनी परेशानी हुई। लेकिन वो भी चिंता ना करें। अभी तो हमारे मंत्री जी पाटिल जी बैठे हैं, मुझे कल बता रहे थे 800 कुछ करोड़ रुपया तो इसी जिले में आया है। और फसल बीमा योजना के पैसा चिंता मत करना, मैं और दिलवाऊंगा। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लागू किया है। इस नई योजना के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है। इस योजना को लेकर महाराष्ट्र के लोगों में खुशी का माहौल है और उन्होंने भारत सरकार का आभार जताया है। 125 दिन का रोजगार अभी मिलने वाला है और जो हमारा 140 करोड़ लोग संख्या है और बहुत लोग काम की खोज में रहते हैं, उनके लिए बड़ा अवसर उपलब्ध होने वाला है। और उसके माध्यम से जो भी काम करेगा उसको तुरंत उसका लाभ उसके बैंक के खाते में, अकाउंट में दिया जाएगा। केंद्र सरकार का इस तौर पे आभार मानना चाहता हूँ। इस योजना के तहत
सभी मजदूर भाइयों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का गारंटीड रोजगार इस योजना की वजह से मिलने वाला है। और किसान भाइयों को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इस योजना में खेत में सिंचाई करने के लिए और काम करने के लिए इस योजना में मजदूर मिलने वाले हैं, उनको भी गारंटीड रोजगार इस योजना की वजह से मिलने वाला है। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत गठित ये समिति ये सुनिश्चित करेगी कि चयनित जिलों में परियोजना मोड में संचालित सभी योजनाओं के लिए पर्याप्त एवं समयबद्ध वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों और विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी तालमेल स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही जिला योजनाओं में आवश्यक इनपुट्स के साथ साथ विपणन एवं मूल्य संवर्धन से जुड़े पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही ये अपेक्षा की गई कि राज्य के संबंधित विभाग इन जिलों के उत्पादों के विपणन, ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन के लिए विशेष सहयोग और समर्थन प्रदान करें। राज्य स्तरीय समिति योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि फील्ड लेवल के पद समय पर भरे जाएं, धनराशि समय पर जारी हो तथा सभी एजेंसियां जिला प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। समिति ये भी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक विभाग की वार्षिक योजनाएं वित्त वर्ष शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की वार्षिक योजना के साथ समेकित कर ली जाएं। और नए साल के पहले दिन हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। इसका लक्ष्य सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1.80 लाख रुपए तक बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि योजना का पंजीकरण अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, जिससे राज्य के लोगों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। उन्होंने बुजुर्गों के लिए मानदेय और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले ये पेंशन करीब 500 रुपये थी। यह कदम राज्य में गरीब और वंचित वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए उठाया गया है, जो कि अनुसूचित जातियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धताओं को भी पूरा करता है। उत्तर प्रदेश में खेती की तस्वीर अब बदल रही है। प्रदेश के किसान अब जैविक खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। ये न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने का एक ठोस जरिया भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की हैं। वर्तमान में राज्य के गंगा किनारे बसे जिलों में नमामि गंगा योजना के तहत प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता भी दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य गंगा के दोनों किनारों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे में रसायनों के प्रयोग को शून्य करना है, ताकि पवित्र नदी का जल भी स्वच्छ रहे और मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे। जैविक खेती में गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी जीवामृत और धन जीवामृत जैसी खाद का उपयोग होता है। इससे मिट्टी में मित्र कीटों और केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आज जैविक खेती के केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां पानी की कमी के बावजूद किसान कम लागत में बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। हालांकि जैविक खेती में शुरुआती 2 से 3 साल पैदावार थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मिट्टी के सुधरने के बाद ये स्थिर हो जाती है। अगर आप सोचते हैं कि समाज में बदलाव सिर्फ बड़े लोगों से आता है, तो आज का संदेश आपकी सोच को बदल देगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युवा रामवीर तंवर की, जिसने सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए सोचने और काम करने का रास्ता चुना। रामवीर तंवर को पॉन्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। इस खास वीडियो में पॉन्डमैन हमें बताते हैं कि कैसे हम सब साथ मिलकर काम करके एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर तंवर। आप मुझे पॉन्डमैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मैं पूरी साल आप मेरे फोटो वीडियो देखते होंगे तालाबों के, जंगलों के।
मैं जगह जगह जाके कॉलेज, स्कूल, आपके गांव, शहर, चौपाल सब जगह जाके तालाबों की बात करता हूँ। आज मैं ऐसे अवसर पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ, एक नए जीवन की जैसे शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीवन है, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अगर हम इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि सेलिब्रेट करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा बहाना नहीं चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम सेलिब्रेट करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। हम किसी भी चीज को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये तो एक नए साल की बात है, तो इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक नए अंदाज में। हम जब भी आगे बढ़ते हैं तो अपने पीछे कुछ अपने एक छाप छोड़ के जाते हैं, अपनी एक हिस्ट्री छोड़ के जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा 500-700 साल पुराने तालाब आज भी हमारे गांव में मौजूद है। तो वो हमारे जो पीछे वाले पूर्वज थे, जो एंसेस्टर्स थे, उनकी पदचिन्ह है, उनके छाप है, और हमारे लिए वो विरासत है, हमारे लिए वो धरोहर है, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए थे। लेकिन समय के साथ हमने उन तालाबों को कचरे घर में बदल दिया, डंपिंग यार्ड्स में बदल दिया, लैंडफिल साइट्स में बदल दिया। जो सुंदर तालाब प्यास बुझाते थे, आज वो खुद प्यासे मर रहे हैं, आज वो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम और हमारी पूरी टीम ऐसे तालाबों को सर्च करती है पूरे देश में, फिर उनको क्लीन करते हैं, रेस्टोर करते हैं, वापस से पानी लाने की उनमें कोशिश करते हैं। और अब तक मुझे बहुत गर्व होता है बताने में कि अब तक हम 100 से ज्यादा तालाबों को ऐसा जिंदा कर चुके हैं। लेकिन इन तालाबों को मैं ना तो अकेला करता हूँ, ना हमारी टीम अकेले करती है। बहुत सारे लोगों की हमें जरूरत होती है। हमें ग्राम पंचायत की जरूरत होती है, पूरे गांव वालों की जरूरत होती है, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सपोर्ट की जरूरत होती है, मीडिया की जरूरत होती है, सोशल मीडिया की जरूरत होती है। तो ये नया साल है उन सभी लोगों के लिए जो साथ मिलकर काम करते हैं। और साथ मिलकर जब लोग काम करते हैं तो तभी एक बड़ा बदलाव आने की गुंजाइश या क्या कहते हैं उसको, कोशिश की जा सकती है। तभी एक बड़े बदलाव की एक सफल पूर्वक कहानी लिखी जा सकती है। हमने एक कहानी लिखी। आज आप उन तालाबों में जाके देखिए जो पहले कचरा घर जैसे दिखते थे, आज आपको उनमें बच्चे नहाते हुए दिखेंगे। और मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि जब हम बचपन में थे तो इस तालाब में नहाते थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो तालाबों को कूड़ा घर बनते हुए देखा, और वापस से आज हम उन तालाबों को वापस अच्छा देख रहे हैं, तो आशीर्वाद देते हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत नई साल 2026 की शुभकामनाएं देता हूं, और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप कुछ बहुत बड़ा सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उससे कहिए कि यू आर डूइंग गुड, हम आपके साथ हैं। उसको मोरल सपोर्ट दीजिए, उसको मोटिवेट करिए, क्योंकि आपका एक लाइन, आपका एक मोटिवेशन उसको और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू सो मच। 2025 उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा से गुजरा होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2026 भी आपके लिए सुखद हो। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा, राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कल हल्की बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। राज्य में शीतलहर और तेज हो गई है। कुल्लू, शिमला, किन्नौर और चंबा जिला की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राज्य के पर्यटन स्थलों अटल टनल, रोहतांग और सोलंग नाला सहित शिमला के समीप कुफरी में भी हल्का हिमपात हुआ है, जिसका नववर्ष का जश्न मनाने आए पर्यटकों ने खूब आनंद लिया। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने तलाशी और निगरानी अभियान तेज कर दिया है। सेना के जवान अधिक ऊंचाई वाले बर्फ से ढके इलाकों में अत्यधिक ठंड और कठिन भू स्थिति के बावजूद समन्वित तरीके से ऑपरेशन चला रहे हैं। सभी जवान विशेष विंटर गियर से लैस हैं और संदिग्ध क्षेत्रों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। अविभाजित जांजगीर चांपा जिले में हजारों परिवार हथकरघा से बुनकरी का काम करते हैं। हथकरघा के ताने बाने से जीवन के सपने बुन रहे हैं ये बुनकर। और आइए देखते हैं इसी पर ये रिपोर्ट। ताने बाने से जीवन के सपने बुन रहे ये बुनकर। अविभाजित जांजगीर चांपा जिले में 8000 परिवार हथकरघा से बुनकरी का काम करते हैं। वे कोसा कपड़े के अलावा सूती कपड़े की बुनाई भी करते हैं। इस काम में घर की महिलाएं भी हाथ बटाती हैं। कुछ परिवार खेती के साथ साथ इस काम को करते हैं। इन बुनकरों को साथ मिला है समर्थ संस्था का। जिले के चांपा, सिवनी, कोसमंदा, कमरीद, बलौदा और सक्ती जिले के चंद्रपुर और आसपास के गांवों में बहुत से परिवार हथकरघा के ताने बाने से अपने जीवन के सपने बुन रहे हैं। इन बुनकरों ने मिलकर 80 हथकरघा समितियों का पंजीकरण भी कराया है। 2014 से जब से महिलाओं को मजबूत कराने की जब विचार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार में आया, तब से हम महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण दे के उनको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। आज तक 241 महिलाओं को लगभग प्रशिक्षण दे चुके हैं, जो अपने घर में जाके बुनाई का कार्य कर रहे हैं। यहाँ एक ही परिसर में कम से कम 76-77 महिलाएं काम कर रहे हैं, जिससे वो लोग सीखने के बाद जिनके घर में लूम लगाने का व्यवस्था है उनको हम लोग घर में लूम भी दे रहे हैं, जिससे वो घर में हमको बातें करते करते उनका समय नहीं है, वो रात तक बुनाई कर सकते हैं। उनके साथ साथ उनके बच्चे को भी वो सिखा सकते हैं। समर्थ संस्था द्वारा समय समय पर इन बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब इन समितियों को हथकरघा खरीदी, शेड बनाने के लिए हथकरघा संघ से अनुदान भी मिलने लगा है। अपेक्स हैंडलूम सोसाइटी के माध्यम से इन बुनकरों को कच्चा माल, धागा उपलब्ध कराया जाता है और इन्हें इनके काम का उचित पारिश्रमिक दिया जाता है। इस तरह बुनकरों का काम साल भर चलता रहता है। हालांकि अब हैंडलूम की जगह पावर लूम भी लेने लगा है, मगर अब भी जांजगीर चांपा और सक्ती जिले में लगभग 8000 हथकरघा से कपड़ों की बुनाई होती है। यहाँ के कोसे की साड़ी और कपड़े की मांग महानगरों में भी है। यहाँ पर सूती कपड़ों की बुनाई भी होती है। सिवनी, चांपा में समर्थ संस्था द्वारा स्थापित हथकरघे की खटपट की आवाज लगभग हर घर में आसानी से सुनने को मिल जाती है। ये मुहिम महिला सशक्तिकरण की भी है। अभी तक सिवनी की 250 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब वे अपने अपने घरों में बुनकर के कार्य करके स्वरोजगार चला रही हैं। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों गुजरात की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की अहमदाबाद मंडी में 31 दिसंबर को जीरे का भाव था 19,000 रूपए। 1 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और जीरा 19,000 रूपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की अमरेली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे का भाव स्थिर रहा। 1 जनवरी को 20,000 रूपए पर बिका। मोरबी मंडी की बात करें तो यहाँ जीरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 दिसंबर को जीरा बिका 19,750 रूपए पर। 1 जनवरी को इसके सौदे 250 रूपए मजबूत होकर 20,000 रूपए पर हुए। जबकि राजकोट मंडी में बीते बुधवार को जीरा बिका 20,000 रूपए पर। गुरुवार के दिन इसके सौदों में 1,000 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 19,000 रूपए। बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले जीरे की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2024-25 में देश से जीरे का कुल निर्यात 2,29,881 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये निर्यात रहा था
1,65,269 टन, यानी इस साल जीरे के निर्यात में तकरीबन 64,612 टन की बढ़ोतरी हुई है। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक गुरुवार के दिन इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। गुजरात के अमरेली मंडी में 31 दिसंबर को पीली सोयाबीन का भाव था 3,775 रुपए। 1 जनवरी को इसके भाव में गिरावट आई और भाव 225 रुपए लुढ़क कर 3,550 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही जूनागढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन का भाव स्थिर रहा और सोयाबीन 4,000 रुपए पर बिकी। राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ 31 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 4,515 रुपए। 1 जनवरी को इसके सौदों में तेजी आई और भाव 25 रुपए चढ़कर 4,540 रुपए हो गया। सुरेंद्र नगर मंडी में 31 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,350 रुपए। 1 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और सोयाबीन का भाव 4,350 रुपए पर बना रहा। बता दें कि कुछ समय पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में किसान टमाटर की नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए इन्हें प्लास्टिक शीट से ढक दें। उत्तराखंड में ही पहाड़ी इलाकों के किसान खड़ी सभी फसलों की जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें। पंजाब में मौजूदा शुष्क मौसम में किसान गेहूं, सरसों, आम, पपीता, अमरूद, लीची, ड्रैगन फ्रूट जैसे पौधों की हल्की सिंचाई करें। यहाँ इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों के किसान सरसों की हल्की सिंचाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसल को ठंड से बचाने के उपाय कर लें। हरियाणा में ही किसान गेहूं की 45 दिन पहले बोई गई फसल की दूसरी सिंचाई कर लें। राजधानी दिल्ली के किसान गेहूं की 21 दिन पहले बोई गई फसल की पहली सिंचाई कर लें। यहाँ पर इस समय पालक, धनिया, मेथी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी के नए पौधों का रोपण भी किया जा सकता है। राजस्थान में किसान गेहूं, काबुली चना और सब्जियों की समयानुसार सिंचाई करें। यहाँ इस समय प्याज की बुवाई की जा सकती है। गुजरात के किसान अरंडी और कपास की पकी फसलों की तुड़ाई का काम कर लें। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश में ही किसान सरसों और कपास की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ के किसान इस मौसम में काबुली चना और सरसों की हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है।
इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नायर सेवा समाज के संस्थापक मन्नथु पद्मनाभन की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्स पर लिखा कि मन्नथु पद्मनाभन की जयंती पर हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व को अत्यंत श्रद्धा के साथ याद करते हैं जिनका जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित था। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के श्री मन्नथु पद्मनाभन जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा, मन्नाथ जी की विरासत हमें एक एकजुट और शक्तिशाली भारत बनाने के हमारे प्रयासों में प्रेरित करती रहती है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर निर्माण में आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। महाराष्ट्र में कुल 7 पर्वतीय सुरंगों में पालघर स्थित MT5 का 1.48 किलोमीटर लंबा ब्रेक थ्रू आज पूरा हो गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2023 के बेंगलुरु जेल रेडिकलाइजेशन मामले में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते बुधवार 31 दिसंबर को साल के अंतिम दिन शरीयतपुर जिले में एक 50 वर्षीय हिंदू व्यापारी खोकोन चंद्र दास पर धारदार हथियार से हमला कर आग के हवाले कर दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के सालाना टेक्निकल फेस्टिवल शास्त्र 2026 का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इंडियन फार्माकोपिया 2026 के 10वें एडिशन को लॉन्च किया। कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रगति एट 50 इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्रोएक्टिव एंड टेक इनेबल्ड गवर्नेंस पर प्रेस को संबोधित करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 फरवरी 2026 से सभी नए जारी किए गए फास्टैग वाली कारों के लिए नो योर व्हीकल की प्रक्रिया को बंद करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में नववर्ष 2026 के पहले दिन देश भर से रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। 1 जनवरी को दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 6 लाख के पार पहुंची। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।